मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक बहुपद। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जितने भी क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं वो सभी जो हैं अलग अलग प्रकार से बनने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के यानी कि मतलब आलेख विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तुलनात्मक विधि से, विलोपन विधि से और वज्रगुण विधि से। ये जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक को अगर हम विस्तारित रूप से जान लें, समझ लें, तो आगे भी क्लास में हमें बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। सबसे पहले सवाल पढ़ने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि इसके करना क्या है, कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे इसको बनाना है। यही मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। चर पद क्या होता है, अचर पद, स्वेच्छाचर, अस्वेच्छाचर आदि, इन सब से क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है, यही आज हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर राशि। सबसे पहले चर किसे कहते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। चर और अचर राशि को जानना बहुत जरूरी है। चर राशि का एक इंग्लिश नाम भी है, क्या बोलते हैं इसे? वेरिएबल। ये मैं इसलिए इंग्लिश का वर्ड मीनिंग इसमें लिखवाता हूँ ताकि आप लोग कहीं भी अगर जाए तो अगर कोई ये भी पूछ दे कि वेरिएबल आता है तुमको, तो क्या जवाब देंगे? वेरिएबल का मतलब ही होता है चर राशि। ठीक है, क्या होगा लिखते हैं। वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है। जिसका मान स्थिर नहीं होता है, चर राशि कहलाती है। जैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये चर है कि अचर है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर x, y और z दे तो ये संख्याएं जो होती हैं ये चर होती हैं। और अचर क्या होती है? अचर राशि क्या होती है? अचर राशि को हम इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। वैसी राशि जिसका मान स्थिर होता है। ठीक है, वैसी राशि जिसका मान स्थिर होता है अचर राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे हम इसमें भी देख लेते हैं। 10, 5 या A, B, C एंड D। ओके, अब हम अचर राशि के बारे में पढ़ेंगे कि अचर राशि कितने प्रकार के होते हैं। अचर राशि कितने प्रकार के होते हैं? अचर राशि जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
स्वेच्छाचार, जिसको हम इंग्लिश में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे में कैसे समझेंगे कि आखिर स्वेच्छाचार है, तो जैसे में आपको दिया रहेगा ए बी सी या डॉट 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 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इत्यादि इत्यादि। दूसरा क्या होता है? निरपेक्ष अचर, जिसको हम इंग्लिश में एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। इसका कैसे समझेंगे कि निरपेक्ष है? एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 √2 √3 √4, यानी कि इस तरह का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चर राशि किसे कहते हैं, यानी कि वेरिएबल किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसका मान स्थिर नहीं होता है चर राशि कहलाती है, जैसे कि XYZ। अचर राशि वैसी राशि जिसका मान स्थिर होता है अचर राशि कहलाती है, जैसे कि 10, 5 या ABCDE। अब ध्यान देने वाली बात है कि अचर राशि 2 प्रकार के होते हैं, स्वेच्छाचार और निरपेक्षाचार। स्वेच्छाचार उसे कहते हैं जो कि सिर्फ AB स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में ABCD हो, और निरपेक्ष अचर उसे बोलते हैं जिसमें 1, 2, 3 हो, चाहे वो अंडर रूट में हो चाहे वो ब्रैकेट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लाइनर इक्वेशन बोला जाता है। इसमें पहला दूसरा करके लिखिएगा। पहला जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं कैसा होता है? तो ये कोई खास नहीं, बस ये है हमारा इसका पहचान, जहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल 0, a कभी भी 0 के बराबर ना हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ ए और बी, ए बी सी ये जो जितने भी हैं ये अचर होंगे तथा x चर पद है। अभी मैंने लिखवाया पीछे, उसमें से अगर मिलाएंगे तो x चर पद ही होगा। ठीक है। दूसरा इसमें लिखिए, समझाने वाली कुछ सवाल हैं इसमें, आगे समझाएंगे, अभी लिखने वाला है। एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कुछ खास नहीं है, वही वाला है ax बराबर 0 माइनस बी। तो चूँकि x बराबर हम जब लेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा कि नहीं होगा, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये इस तरह का सिंगल है 0 माइनस बी, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस बी यानी कि ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स को अगर इधर रहने देते हैं तो ए सीधे नीचे चला जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और ये जो हमारा ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक नोट लिख लीजिए इसमें, नोट मतलब कुछ संचित सावधानियाँ। एक सरल रेखा पर ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का आरेख बिंदु के रूप में एक बिंदु के रूप में होता है। यानी बिंदु आरेख होती है। इसलिए इसका एक अद्वितीय हल x बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ध्यान दीजिएगा, एक हम रेखा लेते हैं, अगर इस रेखा पर दर्शाया जाए कहीं तो आप लोग याद रखिएगा कि x बराबर माइनस बी बाई ए इसी रेखा पे यही होता है, यानी कि x बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से नोट्स कर लीजिए आप लोग। आगे समझने के लिए आप लोग इसको ए दर्शा दीजिए, ए का पहला और दूसरा, फिर अब बी का पहला दूसरा तीसरा, फिर सी का पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करके हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बी का पहला लिखिएगा। बी का पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण, वो तो हम एक पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कपड़ा इस पे मारिए। क्या पहला लिखेंगे, बी के पहला में लिखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, दो चर वाला कैसे बनता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस तरह के पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जहाँ आप लोग नहीं लिखेंगे, या आप लोग याद करने के लिए जहाँ लिख सकते हैं, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 एंड बी बराबर भी नॉट इक्वल 0। ए और बी दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जहां ए बी तथा सी ये जो है अचर पद, और एक्स वाई चर पद। ठीक है, दूसरा लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण जब b बराबर 0 हो तो ए एक्स प्लस सी बराबर 0 एक चर समीकरण है। क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये यार इसमें हम थोड़ा सा हर्षव दुर्गों पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, मैथ है। ठीक है, और जब a बराबर 0 हो तो बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और उसमें ए बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी बराबर भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जहाँ पर इसमें ए बी सी
ये अचर पद कहलाएंगे और एक्स वाई जो है चर पद कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जब b बराबर 0 होता है तो ax प्लस सी बराबर 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। और जब a बराबर 0 हो, समझने की बात है, जब b बराबर 0 हो तो ax प्लस सी होता है, यानी कि b बराबर 0। लेकिन यहाँ पर देखिए जब a बराबर 0 हो तो बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रैखिक समीकरण कहलाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इसी में तीसरा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। एक उदाहरण हम बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर 2x को हम इधर ही रहने देते हैं तो हमारा जो है 5 बराबर करके 5 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, और जब हम सिर्फ x को इधर रहने देते हैं तो हमारा होगा 5 माइनस 3y बाई 2, यानी x बराबर हमारा प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे हम। समीकरण बनाने के लिए x और y को दिया जाता है। ठीक है, x बराबर y बराबर, अगर हम ये y बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो x बराबर हमें 1 ही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? देखिए, ये y बराबर जब हम 1 लेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 गुणे 1 बटे में 2, यानी कि 5 माइनस 3 बाई 2। 5 में से 3 निकला, 2 बाई 2, 2 एकम 2, यानी कि जब y बराबर, इसमें देखिए माना जाता है अपने से, इसमें अगर सबसे पहले y बराबर कुछ ले लेंगे संख्या, जब y बराबर लेंगे तो x ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमारा x आ गया 1, उसी तरह फिर हम y बराबर अगर हम लेते हैं 4, y बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो देखिए कि x बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, तो 5 माइनस 3 गुणे 4 बटे में 2। जब इसको करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 4 हैं 12, यानी कि 12 और बटे में 2, यानी कि 2 छक्का 12, यानी कि 6 में से 5 घटा -1 ना बचा, यानी कि माइनस हम 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी जो संख्या है इस तरह प्राप्त होगी। और अब हम क्या करेंगे, इसी को दर्शाएंगे, वो क्या बोलते हैं इसको, ग्राफीय विधि से। ध्यान दीजिएगा, ग्राफीय विधि में
कुछ खास नहीं है, मैंने जो लिखवाया है पीछे उसके मुताबिक बनेगा। और जब आप बनाएंगे तो एक संख्या इस तरह प्राप्त होगी, एक संख्या हमारा इस तरह प्राप्त होगी। यहाँ पे हम दर्शाएंगे 1 2 3 एंड 4 तक, और यहाँ भी ले लेंगे 1 2 3 4 तक, और इसके बाद इन संख्या को 2 और 3 के बीच काट देंगे। ठीक है, 2 और 3 के बीच काटेंगे। मैंने लिखवाया है उसी के मुताबिक किया जा रहा है, आप लोग पीछे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे आके पीछा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। तो ये जो हमारी संख्या हुई, ये हमारा क्या हुआ, 2x + 3y और +5 बराबर 0। ठीक है, आप लोग इसको याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमेशा ग्राफ हम इसी तरह समझाएंगे। ये x अक्ष होता है, ये x1 अक्ष होता है, ये y होता है, और ये y1 अक्ष होता है। 0 यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 0 जैसा लेंथ होता है उसके मुताबिक इस पे ग्राफीय विधि से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम C लिखेंगे। ठीक है, C से ही हम लोग का जो चैप्टर है स्टार्ट होगा। चलते हैं अब C की तरफ। C नंबर, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ेंगे। इसको युगपत समीकरण भी कहा जाता है। युग आधा, अरे पूरा प त, युगपत समीकरण, और इंग्लिश में इसे सिमुल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। इंग्लिश को गोली मारिए, ध्यान दीजिए। A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 जहाँ A1 और A2 बराबर नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, या A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, जहाँ B1 और B2 बराबर नॉट इक्वल 0। आदि को युगपत युगपत आप लोग ध्यान रखिएगा, युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें x और y
दो अज्ञात चर हैं। अज्ञात चर है। आगे लिखिए। हमने वहाँ पे रोक कर आगे लिखा, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना था। लिखिए अब ध्यान से, यहीं पे हम लोग को समझना है सब विधियों को। दो रैखिक युगपद, दो रैखिक युगपद युगपत समीकरण में अज्ञात चर एक्स वाई का को हल करने की 5 विधियां होती हैं। पांच विधियां हैं। कौन कौन लिखेंगे हम यहाँ पर। नंबर 1 पर है आलेखी विधि। आलेखी विधि इसको आप लोग इंग्लिश भी नाम इसका याद रखिएगा। बाई ग्राफिकल मेथड, इसे बाई ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। दूसरा नंबर जो है या हम इसे इस तरह दर्शाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा ये बड़ा है, तीसरे नंबर पर है तुलनात्मक विधि। जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। चौथे नंबर पे आता है हमारा विलोपन विधि। और इंग्लिश में हम इसे इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इलिमिनेशन मेथड। और पांचवा होता है
जिसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। इसमें सबसे हार्डली है वज्र गुणन विधि, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MULTI PLI CATION मेथड। ठीक है, ये पांचों जो हैं, इन्हीं पांचों पर हमारा 3.1 से लेके 3.67 तक सारे मेथड इसी में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन हमारे इसी में आएंगे। पहले आलेख विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर जो है तुलनात्मक विधि, इसके बाद विलोपन विधि, इसके बाद वज्रगुणन विधि। आगे की तरफ अब बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि आलेखी विधि से कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है, तुलनात्मक विधि को, विलोपन विधि एंड वज्रगुणन विधि को, वज्र नहीं इसको वज्रगुणन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो इन सभी विधियों को हम अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे और तब हम अपने चैप्टर 3.1 पे चलने के। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। चलिए, अब हम जो है पहला से पढ़ते हैं आलेख विधि से। आलेखी विधि क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आलेखी विधि, ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे युगपत समीकरण के युगपत समीकरण के आलेख तीन प्रकृति के होते हैं। फिर इसमें 3 ठो मेथड और बढ़ गया। कौन कौन, ध्यान दीजिए। ए है प्रतिच्छेदी, बी है समांतर और सी है समपाती। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ए नंबर प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का इंग्लिश INTE इंटरसेक्टिंग होता है। इस स्थिति में हल अद्वितीय होता है। और युगपत समीकरण निकाय
अविरोधी निकाय कहलाता है। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका हल होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक कोण लेंगे हम लोग। कोण पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझना है। देखिए, एक सीधी रेखा में ले लेते हैं कोण, और एक एक्स चर और वाई चर तो लेना पड़ेगा। हिल जा रहा है। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये x x1 y y1 है। इसमें हम a और b पर एक कोण लेंगे। कैसे, देखिए, चाप हो गया ये। अब इधर से एक ठो काट देंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसके मुताबिक यहाँ पर भी हमें कट किया करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी दिशा में इंगित कर सकता है। ठीक है, और यही जो है इन दोनों के बीच ए और बी दर्शाना है। ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, कुछ इसमें भारी चीज़ नहीं है, बस इसी को समझना है आपको कि इस स्थिति में इसका अद्वितीय हल होगा। अब इसका हल क्या होगा, जब ये चारों तरफ जा रहा है, एक लंब डाला है, एक चाप लिया है, जब ये लंब 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसी को अद्वितीय हल यानी कि उपपद समीकरण निकाय अवरोधी निकाय कहलाता है। ये अवरोधी निकाय में आ जाएगा और इसका सिर्फ एक ही हल है कि प्रतिच्छेद बिंदु ही इसका हल है, यानी कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वही इसका हल बिंदु है चारों के। आगे बढ़ते हैं बी नंबर में, बी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बी नंबर को समानांतर कहा जाता है। समांतर, ये जितने भी बता रहा हूँ मैं, कितने लोग सोच रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए अभी समझ में नहीं आएगा। जब पूरा हम लोग पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लिखना बहुत ही आवश्यक था। अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में एक भी हल नहीं होता। और युगपद और
और युगपत समीकरण निकाय विरोधी निकाय कहलाता है। ठीक है, अब इसको भी करेंगे, बनाएंगे हम। इंक डाल ले थोड़ा, आइए बनाते हैं। अब ये जो हमारा सवाल में ये 1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 और इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और ये हमारा 0 है। हो गया, बस यही दर्शाना है। बस आप लोग को याद रखिएगा कि जब समानांतर की श्रेणी में होगा यानी समांतर पैरेलल में होगा तो इस स्थिति में एक भी इसका हल नहीं होता है और यह युगपत समीकरण निकाय विरोधी निकाय कहलाने लगता है, इसके जैसा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे नंबर समपाती की तरफ। समपाती को हम इंग्लिश में कोइंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, इस स्थिति में अनगिनत हल होते हैं। और युगपत कहलाता है। ठीक है, इसे हम आश्रित समीकरण भी कहते हैं। इसे आश्रित समीकरण भी
आश्रित समीकरण निकाय भी कहते हैं। इसमें हमें कुछ बनाना नहीं है, बस इस स्थिति को समझना है कि संपाति की जब स्थिति होती है तो इस स्थिति में अनगिनत असंख्य हल होते हैं और यह युगपत समीकरण निकाय अवरोधी निकाय कहलाता है और इसे आश्रित समीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि की तरफ चलेंगे।